चलिए भाई, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था थायोसल्फेट के बारे में और थायोसल्फेट की प्रेसिपिटेट रिएक्शंस कंप्लीट कर ली थी, ठीक है। अब आज हम उसके आगे पढ़ रहे हैं उसकी रेडॉक्स रिएक्शन। ये इंपॉर्टेंट होती है रेडॉक्स रिएक्शंस भी। अब रेडॉक्स रिएक्शन में होता क्या है हमें ये समझना है। तो देखो, रेडॉक्स रिएक्शन की बात करते हैं। तो रेडॉक्स रिएक्शन जो है ये थायोसल्फेट है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं अपन I2 FeCl3 सॉल्यूशन या कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अगर आपने FeCl3 सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन या I2 सॉल्यूशन लिया तो आपके बनता है टेट्राथायोनेट आयन। इसको बोलते हैं हम टेट्राथायोनेट आयन। और अगर यहां पर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं like MnO4 minus, like dichromate ion, like bromine water, like Cl2 water। तो आपके बनता है S प्लस SO4 माइनस 2, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि थायोसल्फेट माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में जैसे I2 सॉल्यूशन लिया, FeCl3 सॉल्यूशन लिया, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया, तो आपके बनेगा आपका टेट्राथायोनेट आयन। क्या बनेगा? टेट्राथायोनेट आयन। और अगर आपने क्या लिया, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया, तो फिर आपके बनेगा सल्फर प्लस सल्फेट। ये रेडॉक्स के प्रोडक्ट तो पहले आपको याद होने चाहिए टिप्स पे, यहाँ दिमाग में बिठा लो। क्या बिठाया दिमाग में, जल्दी बताओ। कि अगर आपने क्या लिया, जल्दी बोलो। अगर आपने जो है वो टेट्राथायोनेट आयन लिया, थायोसल्फेट लिया सॉरी, और अपने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया, तब तो S प्लस सल्फेट बनेगा। लेकिन अगर आपने क्या लिया, आपने लिया माइल्ड, तो फिर आपके बनेगा टेट्राथायोनेट आयन, ठीक है। तो माइल्ड कौन कौन से होंगे ये आपके दिमाग में बैठने चाहिए। माइल्ड होंगे आपके I2 सॉल्यूशन, माइल्ड होगा आपका FeCl3 सॉल्यूशन, और माइल्ड होगा आपका कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। इसी तरह से स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करें तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपके लिए कौन कौन होगा? MnO4 माइनस आयन, डाइक्रोमेट आयन, ब्रोमीन वाटर, Cl2 वाटर। तो ये जब आएंगे तो प्रोडक्ट बनेगा सल्फर प्लस सल्फेट, ठीक। अब इनकी रिएक्शंस कैसी होती हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं यहाँ पर रिएक्शन विद I2 सॉल्यूशन। I2 सॉल्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो I2 सॉल्यूशन में क्या होता है जरा देखना। I2 सॉल्यूशन सबसे पहली खतरनाक बात इसमें क्या होती है कि I2 तो नॉन पोलर है। अब I2 अगर नॉन पोलर है तो रिएक्ट कैसे करेगी भाई? वो रिएक्ट नहीं कर सकती। तो I2 अगर नॉन पोलर है तो रिएक्ट नहीं कर सकती, इसलिए इसको सबसे पहले रिएक्ट कराने के लिए Ki सॉल्यूशन में मिलाया जाता है। Ki सॉल्यूशन में मिलाते ही बनता है KI3, ठीक है। KI3 जो बनता है, फिर वो KI3 आपका आयनाइज होता है क्योंकि वो आयनिक कंपाउंड है और वो I3 माइनस बनाता है। इस I3 माइनस का होता है ब्राउन कलर। ये मैंने पिछली बार भी आपको एक बार बताया था, इसीलिए कि यार I3 माइनस लिखा हो या I2 लिखा हो, आप ज़्यादा दिमाग मत लगाया करो, क्योंकि I2 से रिएक्शन कराना इम्पॉसिबल होता है, बिकॉज I2 तो नॉन पोलर है। हम सॉल्ट की रिएक्शन कराएंगे तो पानी में कैसे करेगा रिएक्शन? पानी में तो कर ही नहीं सकता, क्योंकि I2 तो पानी में सॉल्युबल ही नहीं होगा। इसलिए I2 को फिर I3 माइनस बनाया जाता है, ठीक है। तो यह आपका I3 माइनस आ गया। अब इस I3 माइनस की रिएक्शन करा रहे हैं हम थायोसल्फेट से। तो हमने प्रोडक्ट पहले ही याद कर लिया था कि ये बनेगा प्लस। अब मुझे नहीं पता क्या बनेगा, ठीक है। अब मैं ट्राई करता हूँ कि क्या बनेगा, देखना जरा कैसे सीखना है, आपको भी ऐसे ही सीखना है। यहाँ इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो +2 आएगा, और इसका निकालोगे तो आपके 2.5 आएगा। तो इसका मतलब ये तो ऑक्सीडाइज हुआ है। और मैंने एक बार पहले भी बताया था कि यार जो I2 होता है उसको कैसे समझना है आपको। I2 को I माइनस और I2 समझना है। I2 को कैसे समझना है? I माइनस और I2। क्लियर सबको? दिमाग लगा होगा। अब ये गया है यहाँ से यहाँ ऑक्सीडाइज होने, तो I माइनस से I2 तो बन नहीं सकता, क्योंकि फिर I माइनस भी ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता, ठीक है। दो ऑक्सीडाइज होंगे तो रिएक्शन कहाँ हुई? तो इसका मतलब कन्फर्म है कि यहाँ पर ये क्या हुआ होगा, I2
उससे I माइनस बना होगा, तभी तो इसका रिडक्शन हुआ होगा। तो इसका मतलब ओवरऑली आप देखो ध्यान से तो आपको पता चला होगा कि रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट किया वो किसने किया, I2 नहीं किया है। तो रिएक्शन में जो पार्टिसिपेशन हुआ है वो I2 का ही हुआ है, रिएक्शन में जो पार्टिसिपेशन हुआ है वो I2 का हुआ है, I माइनस में क्या देखो रिएक्शन विद I2 सॉल्यूशन। क्लियर सबको, आया ना, सिंपल है, बोलो। अब इस रिएक्शन को देखो रेडॉक्स हुई कि नहीं हुई, ये ब्राउन कलर था, ये कलरलेस हो गया। और इस रिएक्शन का एक खास बात आपको पता होगा, आइडोमेट्री टेस्ट भी कहते हैं इसको। तो आपसे पूछेगा तो आप बता देंगे आइडोमेट्री टेस्ट, ठीक, रेडॉक्स रिएक्शन है। तो इस तरह से आप इसका टेस्ट करते हैं I2 सॉल्यूशन के साथ। अगला देखो, ठीक है, टेस्ट विद FeCl3। अब FeCl3 की बात करें तो ये Fe+3 है। थायोसल्फेट से रिएक्शन कराने पर इनिशियली ये एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है। ये जो कॉम्प्लेक्स बना ये डार्क वॉयलेट कॉम्प्लेक्स होता है। ये क्या होता है, डार्क वॉयलेट कॉम्प्लेक्स। और ये डार्क वॉयलेट कॉम्प्लेक्स फिर टूट जाता है, ये डार्क वॉयलेट कॉम्प्लेक्स फिर टूट जाता है। देखो Fe+3 जब थायोसल्फेट के साथ रिएक्शन कराते हैं अपन तो इनिशियली सबसे पहले एक डार्क वॉयलेट कॉम्प्लेक्स बनता है। ये डार्क वॉयलेट कॉम्प्लेक्स जो बनता है फिर ये वापस से टूटता है, टूट करके Fe+2 में आ जाता है। ये Fe+2 जो है वो ग्रीन कलर का होता है। कैसा होता है, ग्रीन कलर का। कैसा, ग्रीन कलर। क्लियर, नोट करो इसको फटाफट। चलो अभी ओवरऑल रिएक्शन बनाएंगे हम कैंसिल करके। देखो आप भले कैंसिल भी हो रहा होगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा आपका Fe+3। ठीक है, बैलेंस नहीं कर रहा हूँ मैं क्योंकि रेडॉक्स जब भी होगी तो बैलेंस करनी पड़ती है, लेकिन अपन को ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि हमें तो रेडॉक्स की बैलेंसिंग नहीं सीखनी है, प्रोडक्ट निकालना है, प्रोडक्ट कौन सा है। तो प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट होता है, प्रोडक्ट से हमें पता चलेगा कि भाई क्या बन रहा है। तो आपको कुछ भी नहीं पता चला, आपको पता चल गया कि Fe+3 से रिएक्शन के बाद वो Fe+2 में आ गया और ये टेट्राथायोनेट में आ गया। अब Fe+3 का कलर तो आपको पता ही, सबको येलो कलर होता है, तो ये येलो कलर से कौन से सॉल्यूशन में आ गया, ग्रीन सॉल्यूशन में। ठीक है, नोट करो इसको फटाफट। चलो ये अपने आप ही चला जाएगा ऑन स्टैंडिंग, इसके लिए हीट वीट नहीं करनी है अपने को, डायरेक्ट रिएक्शन है, इसीलिए ओवरऑल रिएक्शन यही है। ये इंटरमीडिएट है, तो इस इंटरमीडिएट के बेसिस पे भी एक सवाल पूछ सकता है वो, तो क्या कि इस रिएक्शन में पहले क्या हुआ, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन फॉलोड बाय रेडॉक्स। तो यहाँ नोट करके आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा कि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हुआ है पहले फॉलोड बाय रेडॉक्स। तो नोट कर लेना कि इस रिएक्शन में पहले क्या है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, क्या हुआ है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन फॉलोड बाय रेडॉक्स। फॉलोड बाय रेडॉक्स, नोट करो इसको। चलो हो गया। आगे बढ़े, टेस्ट विथ कॉपर सल्फेट। टेस्ट विद कॉपर सल्फेट। अब टेस्ट विद कॉपर सल्फेट की अगर हम बात करते हैं तो टेस्ट विद कॉपर सल्फेट से देखो क्या होगा, ये कॉपर सल्फेट है, ये थायोसल्फेट से रिएक्शन कराई इसकी, तो क्या बनेगा इनिशियली यहाँ पर पहले रेडॉक्स होगा। देखो ये इसको रिड्यूस करके +1 और ये आपका आ जाएगा S4O6। क्या आ जाएगा, S4O6। तो ये आपका S4O6 आ गया। उसके बाद ये जो कॉपर प्लस बचा, ये कॉपर प्लस वापस इस थायोसल्फेट से रिएक्ट करके
कॉपर थायोसल्फेट बना लेता है। वापस रीड करके क्या बना लेता है? कॉपर थायोसल्फेट, और इस कॉपर थायोसल्फेट का बनता है वाइट प्रेसिपिटेट। अब आप ध्यान से देखो तो वापस से क्या होगा, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा ये तो ओवरऑल रिएक्शन में आप देखो क्या हुआ, ये +2, फिर ये थायोसल्फेट बैलेंस नहीं कर रहा हूँ मैं, है ना, और ये बनेगा आपका H2O3 + S4O-2, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये कॉपर थायोसल्फेट का वाइट प्रेसिपिटेट आ गया। और हमने कहा था कि जितने भी कॉपर थायोसल्फेट के पीपीटी हैं वो सारे के सारे सॉल्युबल थे हाइपो सॉल्यूशन में, ये भी सॉल्युबल इन हाइपो सॉल्यूशन, सॉल्युबल इन हाइपो सॉल्यूशन। तो किस में सॉल्युबल हो जाएगा? हाइपो सॉल्यूशन में। किस में सॉल्युबल हो जाएगा? हाइपो सॉल्यूशन में, हाइपो। क्लियर? तो ये आपका सॉल्युबल हो गया इन हाइपो सॉल्यूशन। क्लियर? अब इधर देखो, ये हाइपो सॉल्यूशन में जब सॉल्युबल होता है तो क्या करता है, कैसे बनाता है, जरा देखना है इधर। जब ये हाइपो सॉल्यूशन में सॉल्युबल होगा तो एक स्पेशल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ये वाला सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है। अब ध्यान दो इधर, अभी तक जितने भी अपन ने पिछली क्लास में पढ़े थे उसमें क्या बना था, होल टू याद है। लेकिन यहाँ पर क्या बन रहा है, ये 6, 5, 4, ये एक अलग से कॉम्प्लेक्स है, वो उस टाइप का नहीं है, ये डिफरेंट कॉम्प्लेक्स बना है यहाँ पे। तो ये डिफरेंट जो कॉम्प्लेक्स बना है, इस कॉम्प्लेक्स को समझना पड़ेगा आपको, ठीक है। इसको याद करना भी पड़ेगा क्योंकि कन्फ्यूजन हो सकता है। तो इसको याद करने के लिए की पॉइंट है अपने पास, क्या, जहाँ 5 है वहाँ 5 है और डिसेंडिंग ऑर्डर। जल्दी बोलो क्या बोला मैंने, जहाँ 5 है वहाँ 5 है और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो जहाँ 5 है वहाँ 5 है, डिसेंडिंग ऑर्डर। इसका मतलब समझते हो आप? इसका मतलब यहाँ से देखो आप, ये जहाँ 5 है वहाँ 5 का मतलब देखो, ये 3 + 2 कितना होता है, 5। ये 3 + 2 कितना होता है, 5। तो 3 + 2 क्या हो गया, 5। तो जहाँ 5 है वहाँ क्या आ गया, 5। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होगा, फिर यहाँ 6 होना चाहिए, वहाँ 4 होना चाहिए, अपने आप ही आ गया। बाकी अगर आप समझदार है, चार्ज बैलेंस से भी निकाल सकते हैं, तो चार्ज बैलेंस से भी निकल जाएगा आपका आंसर, तो ठीक है। तो चार्ज बैलेंस से भी निकाल सकते हैं। अब यहाँ एक खास बात हुई है, बताओ क्या, यहाँ पर ये हुआ है कि इस टाइप की रिएक्शन में सबसे पहले क्या हुआ, रेडॉक्स फॉलोड बाय पीपीटी। तो कॉपर सल्फेट के साथ जब रिएक्शन होती है तो उसमें पहले रेडॉक्स होता है, फॉलोड बाय पीपीटी होता है। FeCl3 के साथ जब रिएक्शन हुई थी तो पहले क्या हुआ था, पहले कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हुआ था, फॉलोड बाय रेडॉक्स। यहाँ पहले रेडॉक्स फॉलोड बाय पीपीटी, ठीक है, नोट करो इसको। हो गया? आगे बढ़े। अब देखो इधर, यहाँ पर ये अपन ने पढ़ी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, ठीक। अब आ रहा है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अपन ने पढ़ा था MnO4- है, ठीक है। मीडियम यहाँ पर एसिडिक रखेंगे, तो ये H+ है, प्लस यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, थायोसल्फेट। और आपको पता है कि इससे क्या बनता है हमेशा, Mn+2, और इससे क्या बन रहा है, S+ सल्फेट। इसी तरह से डाइक्रोमेट है, वही एसिडिक मीडियम, थायोसल्फेट, क्रोमियम+3, सल्फर। यहाँ देखो Br2 है, H+, थायोसल्फेट, Br-, S+ सल्फेट। ये Br वाटर था, है ना, ये Cl2+ वाटर आ गया। यहाँ आ जाएगा Cl- सल्फर + सल्फेट, ठीक। ये रिएक्शंस हुई। इन रिएक्शंस में वैसा कुछ है नहीं खास, सिंपल है कि रिएक्शन हो गई, प्रोडक्ट बन गया। लेकिन एक खास क्वेश्चन बहुत छुपा हुआ है, पता है क्या, वो सवाल पूछेगा आपसे कि जब भी ये रेडॉक्स आप करते हो तो एसिडिक मीडियम में कर रहे हो। हमारी रेडॉक्स दो तरह से होगी, एसिडिक में होगी और एक बेसिक में होगी। हमारी रेडॉक्स दो तरह से होंगी, कौन सी, एक एसिडिक
और एक बेसिक। तो वो ये पूछेगा यार जब भी आप रेडॉक्स करते हो तो रेडॉक्स करते समय आप मीडियम एसिडिक लेते हो, तो एसिडिक मीडियम लेते समय आप HCl को यूज़ नहीं करते, आप डाइल्यूट H2SO4 को यूज़ करते हो। सवाल पूछेगा क्यों आप जो है किसको यूज़ कर रहे हो, HCl को आप यूज़ क्यों नहीं कर रहे H2SO4 को? तो इसका रीज़न सुनना, HCl खुद एक रिड्यूसिंग एजेंट है, HCl माइनस एक रिड्यूसिंग एजेंट है। अगर आपने HCl ले लिया तो वो रिड्यूसिंग एजेंट है, अगर वो रिड्यूसिंग एजेंट है तो उस कंडीशन में क्या होगा, वो रिड्यूस कर देगा किसको, MnO4 माइनस को ही कर देगा। मतलब जो आप रिएक्शन किसी और रिएजेंट की देखना चाहते थे MnO4 माइनस से, उस रिएक्शन को किसने कर दिया, खुद ही किसने कर दिया, इसने, किसने, HCl ने। तो यहाँ पहला सवाल आ गया आपका, नोट करके आपको लिखना पड़ेगा कि ऐसे सवाल ऐसे आता है कि इन MnO4 माइनस टाइट्रेशंस एज अ एसिड HCl डजंट यूज, एक्सप्लेन वाई। तो उसका रीजन है बिकॉज HCl इटसेल्फ अ रिड्यूसिंग एजेंट, इट विल रिड्यूस MnO4 माइनस आयन एंड इंटरफेयर द टाइट्रेशंस। वो खुद टाइट्रेशन को इंटरफेयर कर रहा है, ठीक है। तो नोट करके लिख लेना कि भैया HCl रिड्यूसिंग एजेंट है, इसलिए रेडॉक्स के अंदर कभी भी एसिडिक मीडियम बनाते समय HCl को यूज़ नहीं करते हैं। क्लियर। दूसरा एक सवाल मेरा बहुत अच्छा है, वो ये कि सर हम जब रिड्यूसिंग रिएक्शंस करना चाहते हैं तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं। तो जब हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं तो उस समय जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया जाता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ब्रोमीन वाटर लेते हो, क्लोरीन वाटर नहीं लेते। जबकि क्लोरीन वाटर जो होता है ना, ये वाला ब्रोमीन वाटर से भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या बोला मैंने, जो क्लोरीन वाटर है वो ब्रोमीन वाटर से भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या बोला मैंने, क्लोरीन वाटर ब्रोमीन वाटर से भी अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। लेकिन फिर भी हम रेडॉक्स करते समय, जल्दी बोलो, रेडॉक्स करते समय किसका इस्तेमाल कर रहे हैं हम? इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, बोलो किसका, ब्रोमीन। क्योंकि रेडॉक्स जो हमारी रेडॉक्स हो रही है ना सॉल्ट के अंदर, वो रेडॉक्स हमें ऐसी चाहिए जो विजिबल चेंज दे सके। ऐसी रिएक्शन यूज़ करते हैं जो विजिबल चेंज देता है। अब विजिबल चेंज दे रहा है अगर, तो हमारे लिए आसान होता है। और ब्रोमीन वाटर विजिबल चेंज देता है। आपने देखा ब्रोमीन वाटर होता है ब्राउन, रिएक्शन करा के Br माइनस बन जाता है, तो ब्राउन से क्या बन जाता है, कलरलेस। अब ये कलरलेस बन गया तो क्या हुआ, अगर ये कलरलेस बन गया तो सिंपल है, कलरलेस बन गया तो विजिबल चेंज आ गया। हाँ वही कुछ हुआ है, तभी तो ब्राउन से कलरलेस हुआ ही है। फील नहीं आ रही यार आपको, फील आ रही है ना, ठीक। तो इसलिए हम Cl2 वाटर को यूज़ नहीं करते। फिर यहाँ पर यूज़ क्यों किया, क्योंकि यहाँ एक रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, एक चीज़ बतानी थी इसलिए ये बताया। अब Cl2 वाटर के बारे में हम पढ़ते हैं। तो Cl2 वाटर के बारे में पढ़े। तो सबसे पहले Cl2 वाटर क्या होता है, देखो ये रिएक्शन करके बनाता है अपना HOCl, ठीक है। ये जो HOCl बना, ये HOCl जो होता है ना, ये HCl+O होता है, नेसेंट ऑक्सीजन। और ये नेसेंट ऑक्सीजन की वजह से क्लोरीन वाटर जो होता है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज स्ट्रॉन्ग ब्लीचिंग एजेंट होता है। क्या होता है ये बताओ, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज स्ट्रॉन्ग ब्लीचिंग एजेंट। तो लिखो इसको, क्लोरीन वाटर इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज strong bleaching agent. Chlorine water is a strong oxidizing agent as well as strong bleaching agent, and it is used to bleach hard cotton fabrics. It is used to bleach hard cotton fabrics. It is used to bleach hard cotton fabrics. फिर आगे लिखो, excess amount of chlorine water is removed. Excess amount of chlorine water is removed by treating it with hypo solution. Hypo मतलब सोडियम थायोसल्फेट,
excess amount of Cl2 water is removed by treating it with hypo solution. Treating it with hypo solution. ठीक है. So hypo solution also called anti-chlor. Hypo solution also called anti-chlor. एंटी-क्लोर, क्लोरीन का एंटी. क्या बोला है? एंटी-क्लोर मतलब क्लोरीन का एंटी. क्लोरीन का एंटी होता है ये भावेश गुरनानी जी क्या होता है? एंटी. पुनिया क्या है ये? एंटी. ठीक है. तो ये एंटी-क्लोर होता है. अब ये क्या हुआ ये समझना पहले आप. मतलब मैंने क्या लिखवा दिया देखो. ये आपका लिखा हुआ है क्लोरीन वाटर. ये आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्योंकि नेसेंट ऑक्सीजन है. दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है F2. सेकंड नंबर का होता है ओजोन. फर्स्ट नंबर का कौन है? F2. सेकंड नंबर का है ओजोन. ठीक. ओजोन भी आपके क्या देगा? नेसेंट ऑक्सीजन. ClO2 भी होता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ब्लीचिंग पाउडर भी होता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ब्लीचिंग एजेंट. क्यों? क्योंकि वो भी क्या देते हैं? वो भी नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं. ठीक. अब ये नेसेंट ऑक्सीजन जो होता है ना, ये क्या करता है सुनना जरा. जब आपके कपड़ों पे दाग लग गया, सपोज दाग लग गया, आप ड्राई क्लीन वाले को देते हो, तो ड्राई क्लीन वाला क्या करता है? क्लोरीन वाटर होता है उसके पास, उस क्लोरीन वाटर में उसको डुबो देता है और निकाल लेता है. क्लोरीन वाटर के अंदर ऑक्सीजन था, वो ऑक्सीजन गया और दाग को ऑक्सीडाइज कर दिया. मतलब दाग के अंदर जो भी इंग्रेडिएंट्स थे वो उन्हें ऑक्सीडाइज कर करके हटा देता है. हटा दिया, फिर इसको आप जा करके धूप में सुखा देते हैं, सूख जाता है. लेकिन वो ऑक्सीजन अभी भी है. अब ऑक्सीजन जब अभी है तो वो ऑक्सीजन क्या करता है? जो फाइबर के इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनको भी ऑक्सीडाइज करना शुरू हो जाएगा. तो इसका मतलब फाइबर के इंग्रेडिएंट्स बाहर निकल लेंगे, ऑक्सीडाइज होने लग जाएंगे, तो फाइबर डैमेज हो सकता है. तो आपने जो ब्लीचिंग करने के लिए दिया था उसको, तो वो क्या हो सकता है? आपका कपड़ा डैमेज. अगर अब आपका कपड़ा डैमेज हो गया तो नुकसान हो जाएगा ना आपका. ठीक है. इसलिए क्या करता है ड्राई क्लीन वाला? जैसे ही आपका ब्लीचिंग करता है वो तो क्लोरीन वाटर में उसको डाल दिया. क्लोरीन वाटर में डालते ही उसने देखा दाग हट गया. हटने के बाद उसने उठाया उसको सीधा किस में डाल दिया? सोडियम थायोसल्फेट, यानी कि हाइपो सॉल्यूशन में. सोडियम थायोसल्फेट ने Cl2 से रिएक्ट किया. Cl2 वाटर से. Cl2 वाटर से रिएक्ट करके नेसेंट ऑक्सीजन को हटा दिया क्योंकि Cl2 Cl- में आ गई थी, अभी रिएक्शन करवाई थी. Cl- में आ गई तो अब उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर खत्म हो गया. अब उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर अगर खत्म हो गया तो इसका मतलब क्या निकला? उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर खत्म हो गया, इसका मतलब क्या निकला? कि अब ऑक्सीडाइज नहीं कर सकती तो फाइबर डैमेज नहीं होगा. और सोडियम थायोसल्फेट ने क्या करा? उसको हटा दिया क्लोरीन को. इसलिए वो क्लोरीन का क्या हुआ? एंटी. इसलिए नाम पड़ता है एंटी क्लोर. क्लियर सबको? क्लियर है? अच्छा, अब ये क्लोरीन वाटर है, स्ट्रॉन्ग ब्लीचिंग एजेंट है. लिख लिया? एक नोट और करके लिखो. क्लोरीन वाटर स्ट्रॉन्ग ब्लीचिंग एजेंट. Chlorine water is a strong bleaching agent and its bleaching action is permanent due to oxidation. Its bleaching action is permanent. Its bleaching action is permanent due to oxidation. Its bleaching action is permanent due to oxidation. Clear? इसका क्या मीनिंग है वो समझना, क्योंकि एक और ब्लीचिंग एक्शन होता है. ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है. ये क्या है? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट. ये भी ब्लीचिंग एजेंट है, माइल्ड ब्लीचिंग एजेंट कहलाता है. ये क्या कहलाता है? माइल्ड ब्लीचिंग एजेंट. ये क्या कहलाता है? माइल्ड ब्लीचिंग एजेंट, क्योंकि इसका जो एक्शन होता है वो टेम्परेरी होता है ड्यू टू रिडक्शन. तो पहले एक और लिखो लाइन, SO2 वाटर, फिर लिखना इज अ माइल्ड ब्लीचिंग एजेंट. इट्स ब्लीचिंग एक्शन इज टेम्परेरी ड्यू टू रिडक्शन. इट्स ब्लीचिंग एक्शन इज
temporary due to reduction. Its bleaching action is temporary due to reduction. क्लियर? अब ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब आप इससे कराओगे तो इससे कराने के बाद आप क्या करोगे, जैसे मान लो आपने ब्लीचिंग कराया है SO2 वाटर से, तो SO2 वाटर के अंदर डुबो के आपने निकाला और सुखा दिया, तो वो रिडक्शन के थ्रू हटाता दाग। जैसे ही आप सुखाओगे तो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन मिलेगी, वो ऑक्सीजन इसको फिर से क्या कर सकती है, ऑक्सीडाइज, तो दाग फिर से आना शुरू हो सकते हैं। तो हल्के हल्के दाग रह जाते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है माइल्ड। अब इसका उपयोग कहाँ करते हैं वो सुनना जरा। तो मैंने आपको एक लाइन लिखाई थी कि क्लोरीन वाटर इज़ अ स्ट्रॉन्ग ब्लीचिंग एजेंट एंड इट इज़ यूज्ड टू ब्लीच हार्ड कॉटन फैब्रिक्स। मतलब मोटे कपड़े जो होते हैं उनकी ब्लीचिंग करने में काम आता है ये, क्योंकि अगर आपने फाइबर ऐसा हुआ जो पतला हुआ तो वो डैमेज कर देगा, तो फट ही जाएगा कपड़ा। कई बार हम जो ड्राई क्लीन कराने जाते हैं तो ड्राई क्लीन वाला क्या बोलता है कि यार इस कपड़े का ड्राई क्लीन नहीं होगा, ले जाओ उसको। हम कहते कर दे भाई, तो बोलता फट गया, फट जाएगा, नहीं करूँगा। जैसे आपने कॉटन का नाम सुना होगा, लेनिन कॉटन आता है, बहुत लाइट होता है वो। अब अगर मान लो, और महंगा आता है, बहुत महंगी शर्ट आती है उसकी एक एक, मान लो आपने अभी भी खरीदी है, सब 12,000 की शर्ट खरीदी है आपने, और स्टाइल में गए पार्टी में और वहाँ पर कुछ खाने का दाग गिर गया। अब पहले दिन ही पहनी थी, फर्स्ट डे, और आप ड्राई क्लीन वाले के पास गए, उसने मना कर दिया कि भाई साहब नहीं हो सकते, तो फट ही जाएगा। तो अब क्या करें, मर गए। तब फिर एक ऑप्शन आप जब बहुत रिक्वेस्ट करते हो तब वो देता है कि ठीक है मैं कर तो दूंगा लेकिन दाग कम कर देता हूँ, हल्का हो जाएगा ये, ताकि दूर से नहीं दिखे, बहुत घूर के देखोगे तो दिखेगा। तो हम कहते हैं ठीक है यार कर दे भाई, दो कम से कम 5-7 बार तो पहन लेंगे, 12,000 की शर्ट है, 12 बार तो पहन लो। तो वो इसका इस्तेमाल करता है ताकि दाग हल्का हो जाए आपका, लाइट, बहुत लाइट। तो इस तरह से इसलिए काम आते हैं ये, ठीक है। तो आपको यहाँ इतना डिटेल में नहीं जाना, आपको तो 2 चीज़ें ध्यान रखनी है, एक होता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एक होता है आपका माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, क्लियर। तो क्लोरीन वाटर से रिएक्शन क्यों करवाई, अब तो फील आ गई होगी, ठीक है ना। अगला देखो, टेस्ट विद KCN। इसको KCN बोलो, साइनाइड सॉल्यूशन बोलो, कुछ भी बोलो, ये भी इम्पोर्टेंट है। देखो साइनाइड से रिएक्शन जब कराई जाती है तो इधर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। वो कॉम्प्लेक्स नहीं दिख रहा होगा ना, चलो मैं दोबारा लिख देता हूँ, पहले समझ लो इसको, बाद में बात करेंगे उसको। ये थायोसल्फेट है, थायोसल्फेट में आपने क्या ऐड कर दिया, थायोसल्फेट में आपने क्या ऐड कर दिया, साइनाइड। अब जैसे ही साइनाइड गया, साइनाइड बनते हैं थायोसाइनाइड और सल्फाइड बनता है। अब थायोसाइनाइड जो बनता है उसका कोई विजिबल एक्शन नहीं आता है, कुछ नहीं दिखा। उसको विजिबल एक्शन करने के लिए आपने इसमें क्या डालते हैं, आप FeCl3। तो जब आप FeCl3 डालते हैं तो जैसे ही FeCl3 ऐड किया आपने, वहाँ पर आपको FeCl3 डालते ही आपका ब्लड रेड कलर आ जाएगा, खूनी लाल। कौन सा लाल, खूनी लाल, ब्लड रेड कलर। तो ये खूनी लाल आपको दिखाई देने लग जाएगा, ठीक है। तो कंफर्म हो गया कि ये है, ठीक। अब पहला इसमें ये टेस्ट तभी करना है जब इसके साथ थायोसल्फेट के साथ थायोसाइनेट एब्सेंट होना चाहिए,
क्लियर, तभी आप इसका पता लगा सकते हो। तो नोट करके हम लिख सकते हैं ना कि इस टेस्ट को जो है वो थायोसाइनेट आयन तो इंटरफेयर करेगा ही ना, ये तो होना ही नहीं चाहिए। क्या होना चाहिए? मस्ट एब्सेंट। थायोसाइनेट तो आपको मस्ट एब्सेंट होना चाहिए, वरना गड़बड़ हो जाएगी। फिर तो वो थायोसाइनेट अपना ही टेस्ट दे देगा, मुझे पता ही नहीं चलेगा कि थायोसल्फेट है। क्लियर सबको? आया ना? सिंपल। अब आगे की कहानी सुनो। अब ये जो ब्लड रेड कलर है, खूनी लाल है, इस खूनी लाल को डिसअपियर कर सकते हैं अपन। अगर इसमें वापस F- डाल दें तो ये खूनी लाल कॉम्प्लेक्स तुरंत कन्वर्ट हो जाता है किसमें? FeF63- में, जो कलरलेस कॉम्प्लेक्स है। तो यानी कि अगर आपने इस खूनी लाल में क्या ऐड कर दिया? F- तो इस कॉम्प्लेक्स का कलर कलरलेस। अगर आपने मरकरी डाल दिया तो कलरलेस, क्योंकि ये बना देगा। और अगर आपने ऑक्जेलिक एसिड डाल दिया या ऑक्जेलेट आयन डाल दिया तो भी ये कलरलेस हो जाएगा और ये बन जाएगा। क्लियर सबको? तो कलरलेस हो जाएगा, तो इसको कलरलेस भी कर सकते हैं। दो बात समझ में आई। तीसरी बात, ये जो कॉम्प्लेक्स है इसका नाम होता है फेरिक थायोसाइनेट। क्या नाम है इसका? फेरिक थायोसाइनेट। ये मैं हटा देता हूँ, ये तो समझ में आएगा, मस्ट एब्सेंट। इसका नाम होता है फेरिक थायोसाइनेट का ब्लड रेड कलर होता है। अब इसको ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, ये एक ही बात है। इक्विलिब्रियम चल रहा है, इस इक्विलिब्रियम में से इसके कॉम्प्लेक्स होते हैं, मतलब आप ज़्यादा डिटेल में मत जाओ यार। ऐसे जैसे इस ऐसे लिखा हो तब भी सही है, ऐसे लिखा हो तब भी सही है। अब मैं ऐसा क्यों लिखता हूँ उसका रीज़न बताता हूँ। अगर एग्जाम के अंदर सवाल आ गया कि इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालो तो आप फंस जाओगे। क्यों? क्योंकि आपको इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना है और आप फंस गए तो दिक्कत क्या है? ये तीन से आप हाइब्रिडेशन निकालोगे तो sp2 sp सब फंस जाओ। और डी ब्लॉक एलिमेंट है, sp2 कैसे आ सकता है? तो इसका असली में रिप्रेजेंटेशन ये आया ना, तो ये आया, तो इसका हाइब्रिडेशन आप निकालोगे तो आपने कोऑर्डिनेशन पढ़ा है, अब आप निकाल सकते हो sp3d2। तो इसका हाइब्रिडेशन sp3d2। तो आपसे कभी कभी पैराग्राफ बना लेगा और पैराग्राफ में बोलेगा एक कॉम्प्लेक्स बनता है जिसका ब्लड रेड कलर होता है, तो खट से याद आएगा फेरिक थायोसाइनेट था, लेकिन उसको लिखते ऐसे हैं और इसका हाइब्रिडेशन आएगा sp3d2। क्या आएगा? sp3d2। क्या आएगा? sp3d2। फील आ रही है? कुछ समझ में आया? क्लियर? ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये वाला दिख नहीं रहा होगा तो मैं आपको बता देता हूँ, इसको लिख लेना FeOX2 -2 कलरलेस। यहाँ पर सब जगह कलरलेस और कलरलेस लिखा है, तो यहाँ क्या आएगा? ये कलरलेस, FeOX2। ठीक है, कलरलेस। क्लियर? आया ना? चलो, अब खास बात इसमें एक और छुपी हुई है कि ये जो टेस्ट होगा, ये टेस्ट तभी करना है जब स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन सॉल्यूशन हो। पूछो क्यों? अगर आपने स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन नहीं लिया या आपने एसिडिक ले लिया तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अब क्या प्रॉब्लम हो जाएगी बताओ? क्योंकि अगर आपने ये स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन नहीं लिया या एसिडिक ले लिया तो ये क्या होगा? एसिडिक लेते ही साइनाइड है अंदर, H+ लेते ही HCN बन जाएगा। HCN गैस बनती पॉइजनस गैस। पॉइजनस गैस होगी तो वहीं लुढ़क जाओगे टेस्ट करते करते ही। इसलिए मना कर रहे हैं और इसलिए कह रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन सॉल्यूशन लो ताकि HCN ना बन पाए। ठीक। दूसरी बात, इस तरह के टेस्ट जहाँ पर भी पॉइजनस गैस बनने की पॉसिबिलिटी होती है, उन सारे टेस्टों को फ्यूम कप बोर्ड्स में किया जाता है। किसमें किया जाता है? फ्यूम कप बोर्ड। किसमें किया जाएगा? फ्यूम कप बोर्ड। और फ्यूम कप बोर्ड में क्यों किया जाता है? क्योंकि फ्यूम कप बोर्ड एक ऐसी चीज़ है जिसमें से ये गैस बाहर निकल जाती है। इसका देसी वर्जन समझना। आप चिमनी देखिए घर के अंदर, हम कोई भी जलने वाली चीज़ या कोई भी चीज़ें बनाते हैं ऑयली, उसका जो धुआं होता है वो धुआं तुरंत निकल जाता है बाहर। आया ना? क्यों निकल जाता है? क्योंकि वो धुएं को सक करती है और बाहर ले जाती है पाइप के थ्रू। इसी तरह से एक मशीन है, वो भी क्या करेगी? अगर पॉइजनस गैस बन भी गई तो उसको सक करके बाहर निकाल देगी। तो ये इंस्ट्रक्शंस होता है लेबोरेटरी के अंदर कि अगर कभी भी कोई रिएक्शन के अंदर पॉइजनस गैस बन रही है तो वो टेस्ट आपको इंस्ट्रक्शन है कि वहीं जाके उसके नीचे करो। अब ये यहाँ बता दिया, बार बार नहीं बताऊंगा, समझ गए? कि कोई भी गैस जो पॉइजनस बन रही है उसका करने का तरीका है कि वो चिमनी है, फ्यूम कप बोर्ड एक लकड़ी का बॉक्स टाइप होता है, वहाँ जाके करते हैं, जैसे गैस निकलती है तो बाहर निकल जाती है। ठीक है। और ये इंस्ट्रक्शन होता है कि लैब में जितनी भी विंडोज़ हैं वो सब खुली होनी चाहिए।
इसीलिए कभी भी अगर एक अच्छी लैब देखोगे आप तो बहुत लंबी होती है और उसमें बहुत सारी खिड़कियाँ होती है जिन्हें खोल के रखा जाता है टेस्ट के दौरान, ताकि कभी भी किसी एक्सपेरिमेंट में अगर आपके पास वहाँ कोई भी पॉइजनस गैस बने तो तुरंत बाहर निकल जाए। क्यों? क्योंकि आप बहुत सारी तो बनाओगे नहीं, इतना सा सॉल्ट होगा, थोड़ी सी बनेगी तो निकल जाएगी वो। ठीक है, तो ये सब इसके बारे में इंपॉर्टेंट बातें थी, नोट कर लेना इसको। अब एक होता है ब्राउन रिंग टेस्ट, वो अलग होता है। ये है ब्लू रिंग, ये अलग है। वो होता है ब्राउन रिंग, वो सबसे फेमस टेस्ट है आईटी में, एग्जाम में, सब में, सारे एग्जामों में वहीं से आता है। ये नहीं आता, ये अभी तक आया भी नहीं है, लेकिन आ जाए इसलिए मैं लिखवा रहा हूँ। ठीक है, रिस्क नहीं ले सकते। ब्लू रिंग टेस्ट में कुछ भी नहीं है, ये अमोनियम मोलिब्डेट होता है प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4 होता है प्लस थायोसल्फेट होता है। ठीक है, और ये जब मिलते हैं रिएक्शन होती है तो ब्लू रिंग बन जाती है। ब्लू रिंग का कंपोजिशन भी नहीं पता, उसका क्या फॉर्मूला है ये भी नहीं पता, सिर्फ इतना सा पता है कि ब्लू रिंग बनती है। कैसे बनती है? तो टेस्ट ट्यूब लिया, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने क्या डाल दिया? सबसे पहले थायोसल्फेट तो होगा ही सही, थायोसल्फेट है ही सही, ये मान रहे हैं हम टेस्ट करते समय, तो आपने उसमें डाल दिया सिर्फ अमोनियम मोलिब्डेट, और अमोनियम मोलिब्डेट के साथ डाल दिया आपने क्या बोलो? कंसंट्रेट H2SO4। जैसे ही आपने टेस्ट ट्यूब में डाला तो टेस्ट ट्यूब में रिंग आ जाएगी ब्लू कलर की, तो ब्लू रिंग टेस्ट। सवाल कैसे पूछेगा कि जब थायोसल्फेट में कंसंट्रेट H2SO4 और अमोनियम मोलिब्डेट डालते हैं तो क्या होता है? तो आंसर जाएगा ब्लू रिंग बनती है। दूसरा सवाल, कौन सा आयन है जो ब्लू रिंग बनाता है? तो टिक कर देना थायोसल्फेट। तीसरा सवाल, ब्लू रिंग के रिएक्टेंट कौन कौन होते हैं जो ब्लू रिंग देंगे? तो टिक कर देना अमोनियम मोलिब्डेट, कंसंट्रेटेड H2SO4 और थायोसल्फेट। ब्लू रिंग टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला है टेस्ट विद ये कॉम्प्लेक्स है, सिंगल स्टेप टेस्ट है इसमें, NiEN होल थ्राइस NO3 होल 2। ठीक है, अगर मैं इसकी रिएक्शन करा दूं थायोसल्फेट से तो आपके एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा ये वाला, और ये कॉम्प्लेक्स होता है वॉयलेट कलर का, वॉयलेट PPT। ठीक है, यहाँ मीडियम लिया जाता है स्लाइटली एल्कलाइन या न्यूट्रल। कौन सा लिया जाता है? स्लाइटली एल्कलाइन या न्यूट्रल। ठीक है, इसके मीडियम की कोई खास ज़रूरत नहीं है, मतलब अगर नहीं भी लिखो तो भी चलता है। मीडियम वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि मर जाएंगे नहीं तो ये वॉयलेट PPT बन जाएगा। सिंगल स्टेप टेस्ट डायरेक्ट थायोसल्फेट में ऐड किया आपने, ऐड करते आपके PPT आ गया एक सिंगल। कौन सा PPT आया? वॉयलेट कलर का प्रेसिपिटेट आ गया। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। इस टेस्ट की खास बात होती है कि इस टेस्ट में सल्फाइड, सल्फेट, थायोसाइनेट और टेट्राथायोनेट ये डू नॉट इंटरफेयर। डू नॉट इंटरफेयर, ये इंटरफेयर नहीं करते हैं। इसकी जो खास बात आती है वो खास बात ये आती है कि ये इंटरफेयर नहीं करते। दोबारा से बोलना, ये खास बात आती है कि ये इंटरफेयर नहीं करते। क्या बोला जल्दी बताओ? ये इंटरफेयर नहीं करते, बट H2S एंड अमोनियम सल्फाइड ये इंटरफेयर करते हैं। एंड फॉर्म ब्लैक PPT ऑफ NiS। यानी कि आपसे कह रहा है
कि अगर आपने ये वाले आयंस हैं और तब आपने थायोसल्फेट का टेस्ट इससे कराया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से कर लो, कोई इंटरफेयर नहीं होगा, यानी कि सिंगल स्टेप टेस्ट है आपका, आराम से आप कर सकते हो। लेकिन अगर अंदर अमोनियम सल्फाइड और H2S हुआ, अगर अंदर अमोनियम सल्फाइड और H2S हुआ तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपका टेस्ट इंटरफेयर हो जाएगा, क्योंकि ये जैसे ही जाएंगे इस कॉम्प्लेक्स से रिएक्ट करेंगे और इस रिएक्ट को डीकम्पोज कर देंगे, इनकी प्रेजेंस आएगी और ये इसको डीकम्पोज कर देंगे और डीकम्पोज होने के बाद ये बना लेगा आपका ब्लैक प्रेसिपिटेट ऑफ NiS, निकल सल्फाइड, ब्लैक प्रेसिपिटेट ऑफ NiS क्या बन जाएगा, ये ब्लैक प्रेसिपिटेट ऑफ NiS। इसलिए ये इंटरफेयर कर रहे हैं। एक सवाल नहीं पूछ लेगा कि ये कॉम्प्लेक्स परफेक्ट है या इम्परफेक्ट H2S के रेस्पेक्ट में, बताओ। तो आपने पढ़ा है कि जो रिएक्ट कर लेता है वो इम्परफेक्ट होता है। तो H2S के केस में और अमोनियम सल्फाइड के केस में ये कॉम्प्लेक्स इम्परफेक्ट है क्योंकि ये रिएक्ट कर लेता है। ठीक है, ये आपका समाप्त। अगला हीटिंग इफेक्ट। देखो, हीटिंग इफेक्ट की बात कर रहे हैं तो सोडियम थायोसल्फेट जो होता है .5H2 होता है, ठीक है। और जब इसको हीट करते हैं तो सबसे पहले ये एनहाइड्रस हो गया, पानी निकल गया इसमें से। उसके बाद ये आपका हाई टेम्परेचर होता है, हाई टेम्परेचर पे और देंगे तो टूट जाता है, टूट करके बनाता है सोडियम पॉलीसल्फाइड और सोडियम सल्फेट। सोडियम पॉलीसल्फाइड में देखो 1 2 3 4 5 जिग जैग स्ट्रक्चर है ये। तो सवाल बन गया कि हीट करने पर जो X और Y बना, X प्रोडक्ट की स्ट्रक्चर है जिग जैग और Y की है टेट्राहेड्रल। तो बताओ X कौन है? तो खट दिमाग में आएगा थायोसल्फेट। इसके लिए एक हिंट और देगा, सोडियम थायोसल्फेट इज द ओनली थायोसल्फेट विच इज हाइड्रेटेड। यानी यहाँ अगर हाइड्रेटेड लिखा है तो वो सिर्फ एक ही है जो हाइड्रेटेड है, सोडियम थायोसल्फेट। नोट करके लिखेंगे, सोडियम थायोसल्फेट इज द ओनली थायोसल्फेट विच इज हाइड्रेटेड। सोडियम थायोसल्फेट इज द ओनली थायोसल्फेट विच इज हाइड्रेटेड। सोडियम थायोसल्फेट इज द ओनली थायोसल्फेट विच इज हाइड्रेटेड। इसको जब हीट करते हैं तो सोडियम पॉलीसल्फाइड बनता है, सोडियम सल्फेट बनता है। इसका एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट पूछेगा तो -2/5 आ जाएगा, क्योंकि ये 1 2 3 4 5 है, 5 में से सिर्फ 2 ही नेगेटिव है यहाँ पे। ठीक है, नोट करो इसको फटाफट। चलो देख लिया? ठीक, चलिए तो ये आपका थायोसल्फेट समाप्त हो गया, बाकी नेक्स्ट टर्न पे पढ़ेंगे। ठीक, मिलते हैं अगले लेक्चर में, बाय।